इस वीडियो में हम स्वर व व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं ए, ई और उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम, इस तरह से। जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के स्वर हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर हैं ई, ए और ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं और मध्य स्वर है ए। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, यानी पिछला भाग काम करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर हैं आ, उ, ओ और औ। मुख द्वार यानी मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं: विव्रत, अर्धव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। विव्रत होता है ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं और विव्रत स्वर है आ। अर्धविव्रत यानी हाफ ओपन जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, उन्हें अर्धविव्रत कहते हैं। अर्धविव्रत स्वर है ए और औ। अर्धसंवृत यानी हाफ क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, उन्हें अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। अर्धसंवृत स्वर हैं ए और ओ। संवृत यानी क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर हैं ई, उ और उ। होठों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के स्वर हैं: आवृतमुखी और व्रतमुखी। आवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें आवृतमुखी कहते हैं। आवृतमुखी स्वर हैं ए, आ, ई, ए और ऐ। व्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, उन्हें व्रतमुखी कहते हैं। व्रतमुखी स्वर हैं उ, ओ और औ। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं: निरनुनासिक या मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर। मौखिक स्वर या निरनुनासिक स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ये हैं ए, आ और ई। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ। ये अनुस्वार यह भी एक अनुनासिक वर्ण है। जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो, तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु प्रयुक्त होता है। जैसे हाँ, हैं, कहाँ लिखा हुआ है तो इसमें शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। वहीं कहीं ई की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ बिंदु का प्रयोग होगा। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी स्थान विशेष यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है नाद या कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन है। सघोष को घोष भी कह सकते हैं।
जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर प्राण का यहाँ पे अर्थ है हवा से, यानी मुंह से निकलने वाली हवा का अर्थ यहाँ पे प्राण से है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उष्ण व्यंजन। उष्ण का अर्थ होता है गर्मी, गरम। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उष्ण को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनको उष्ण या संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले या गर्म हवा निकले तो उन्हें उष्ण या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। उत्क्षिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर तालु के अग्र भाग का स्पर्श करे फिर झटके के साथ नीचे आए, जैसे ड और ढ। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आगत या ग्रहित ध्वनियां। आगत या ग्रहित ध्वनियां उन्हें कहते हैं जो दूसरी भाषाओं से आई हैं, जैसे क, ख। क के नीचे नुक्ता लगा हुआ, ये शब्द को और थोड़ा करारा कर देता है। जैसे ज बोलते हैं हम, जय को जय के नीचे नुक्ता लगाएंगे तो बोलेगा ये जे। खे, के, फे, गे, ये आगत ध्वनियां हैं। नासिक्य व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को नासिक्य व्यंजन कहते हैं। यानी ये नाक से बोले जाते हैं, जैसे डे, ये, णे, ने, में। अब इनके प्रश्न कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं। क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्षय है वो एक संयुक्त वर्ण है, तो किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। इसका सी ऑप्शन सही है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? गे इनमें संयुक्त व्यंजन है, इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है इनमें से आ, इसका ए ऑप्शन सही है। ये, रे, ले, वे किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, अंतस्थ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33, इसका सी ऑप्शन सही है, 33। थैंक्स फॉर वॉचिंग।